अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 209 सुधांशु का भेड़िया। लैला के सामने कोई और नहीं बल्कि दिव्या खड़ी थी। एक अदा से चलती हुई दिव्या उसके पास आकर उसके ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गई और बोली, शायद तुम्हें जानकर खुशी हो कि पार्थो की इस फिल्म में मैं भी काम कर रही हूँ। ये सुनकर कुछ पलों के लिए लैला खामोश सी हो गई। उसे पिछली फिल्मों में दिव्या के जरिए खड़ी की गई सारी मुसीबतें एक एक करके याद आने लगी थी। फिर चाहे वो सूर्या वाला केस हो, या फिर उसके ड्रेस खराब करने की बात हो, या फिर मेघा से मिलकर शिमला ट्रिप पर उसकी और कबीर की फोटो पब्लिश करवाने की बात हो, दिव्या के जरिए दिए गए जख्मों की लिस्ट लंबी थी। दिव्या का इस तरह अचानक से आना और फिर फिल्म में अपने भी होने की बात जतलाना पार्थो को कुछ ठीक नहीं लगा था, क्योंकि वो लैला को दिव्या के भी इस फिल्म में होने की बात अलग से बताना चाहता था। लेकिन अब दिव्या ने लैला के सामने जब ये बात कह ही दी थी, तो अब पार्थो ने गौर से लैला का चेहरा देखा। वो देखना चाहता था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करती है। तभी इस बीच लैला ने सवालिया नजरों से पार्थो की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि दिव्या जो कुछ भी कह रही है वो सच है क्या। तब पार्थो ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ आखिरी पेज पर कास्ट एंड क्रू की डिटेल्स लिखी है मिस लैला। कहते हुए पार्थो ने उसे वो पेपर दिखाया। लैला ने एक सरसरी सी नजर उस पर डाली, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। लैला एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। तभी उसे एक मौके पर कबीर की कही हुई बात याद आ गई। कबीर ने कहा था, कभी किसी से दुश्मनी में आकर ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। अगर सामने वाला तुम्हें बार बार तुम्हारे सामने आकर डिमोरलाइज करने की कोशिश करे ना, तो तुम्हें भी उसी का रवैया अपनाना चाहिए, ना कि उसके डर से या उससे इरिटेट होकर मैदान छोड़ जाओ। और इस बात की याद आते ही लैला के होठों पर एक स्माइल बिखर गई। दिव्या और पार्थो, जो लगातार गौर से उसका चेहरा देखे जा रहे थे, उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर दोनों ही शॉक्ड रह गए। दिव्या ने उसी अंदाज से घमंड भरे लहजे में कहा, किस सोच में डूब गई लैला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार मेरा सामना करने में तुम्हें डर लग रहा है? लैला ने उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं दिव्या, इस गुमान में तो कभी रहना भी मत। मुझे तो यही सोचकर हंसी आ रही थी कि पता नहीं पिछले फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी कहीं मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश में तुम अपना ही कोई नुकसान न कर बैठो। दिव्या को लैला से ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर वो मन ही मन सुलग सी गई थी। लैला ने उसे एकदम इग्नोर करते हुए पार्थो से कहा, मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ पार्थो सर, बस थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी मैं आपको कुछ दिनों में कंफर्म कर दूंगी, फिर उसके बाद हम शूटिंग शेड्यूल डिसाइड कर लेंगे। कहकर लैला ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया और वहाँ से उठकर चली आई। उसके निकलते ही पार्थो ने दिव्या से कहा, जब मैंने तुम्हें अभी लैला से इस बात का जिक्र करने के लिए मना कर दिया था, तो फिर तुम क्यों आते के साथ ही वो बात बोलने लगी? ये सुनकर दिव्या ने पार्थो को छिड़कते हुए कहा, ओ कम ऑन पार्थो, तुम ना छोटी छोटी बातों का बहुत लोड लेते हो। तुमने देखा नहीं, वो तुम्हें सिर्फ फिल्म साइन करने के लिए कितने नखरे दिखा रही थी। ऐसी बातें करके उसे डिमोरलाइज करना बेहद जरूरी था। कम से कम उसे अपनी औकात तो पता चलती रहनी चाहिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल उसे ये बात पता चलनी ही थी, तो आज मैंने ही बता दी। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? पार्थो के पास दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे मन मसोसते हुए खामोश रह जाना ही बेहतर समझा। दिव्या ड्रिंक लाने के लिए अंदर गई तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये लड़की तो बिल्कुल शहद में मक्खी की तरह लिपट गई है मुझसे। किसी तरह से इसे इस बात के लिए तो राजी कर लिया कि लैला को लेकर फिल्म बनाऊंगा, लेकिन बदले में इसे भी रोल देना पड़ गया। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस लड़की की मौजूदगी में खुलकर कोई भी काम कर पाऊंगा। कुछ ज्यादा ही हावी होती जा रही है ये। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते हुए पार्थो के चेहरे पर फिक्र भरी लकीरें थीं। सोहन पूरे दिन की खाक छान कर जब घर वापस लौटा तो राम प्रसाद की सवालिया नजरें फिर से उसके चेहरे पर मौजूद थीं। उसने कुछ उलझन भरे लहजे में कहा, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। आज सब जगह जाने की बजाय इन जगहों पर फोन करके ही पूछा, एक भी जगह से माँ का होने का कोई पता नहीं चला। कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी लिस्ट फेंक दी। रामप्रसाद ने उस पेपर को उठाकर देखा
तो उस पर काफी सारे पागल खानों के नाम के आगे टिक लगी थी, लेकिन लास्ट के कुछ नाम यूं ही अनटिक्ड पड़े हुए थे। रामप्रसाद ने चौंकते हुए पूछा, जिन नामों के आगे टिक नहीं लगाया भैया, वहां फोन नहीं किया क्या? सोहन ने उसी तरह मायूस लहजे में कहा, ये सब प्राइवेट वाले हैं रामप्रसाद। जिसने भी माँ को फुटपाथ से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया होगा, वो इतने महंगे खर्चे क्यों उठाएगा? बस यही सोचकर मुझे इन जगहों पर कॉल करने का दिल ही नहीं किया। सोहन की बात रामप्रसाद को भी लॉजिकल सी लगी, इसीलिए वो भी खामोश हो गया। अचानक से इतनी बड़ी आस का जगना और फिर एकदम से सभी दिशाओं में अंधेरा छा जाना सोहन को अंदर से तोड़ने लगा था। उस पर उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। माँ मिल जाती तो ये तकलीफ कम हो जानी थी, लेकिन यहाँ तो जैसे सब कुछ बिगड़ कर रह गया था। रामप्रसाद ने उसे ऐसे फिक्र में डूबे हुए देखा तो पूछा, अब क्या सोचा है भैया? सोहन ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, सोचूंगा क्या, समझ लूंगा कि बस एक ख्वाब था। अब कल से नई नौकरी ढूंढता हूं। उसका जवाब सुनकर रामप्रसाद भी दुखी सा हो गया था। भाई को उसने आज से पहले कभी इतना उदास देखा नहीं था, इसलिए भी उसे सोहन का सोच सोचकर काफी बुरा लग रहा था। उसने एक बचपन से सोहन को माँ के लिए तड़पते हुए देखा था और आज एक बार फिर से उसकी आस टूटते हुए देखकर रामप्रसाद भी जैसे टूट सा गया। पार्थो के यहाँ से लौटकर लैला जब अपने फ्लैट पर वापस आई तो उसने अंदर आते ही मारिया से सबसे पहले सवाल किया, ड्राइवर के लिए क्या अपडेट है मारिया? मारिया ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, अब बोल के तो मैंने कई सारे लोगों को रखा है मैम, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक दो कैंडिडेट उन्होंने सुझाए भी हैं, लेकिन मैं पहले से ही उनके बारे में जान रही थी, इसलिए मुझे तो सही नहीं लगे। मारिया की बात सुनकर लैला ने वही हॉल में ही एकदम थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं ना ये रोज रोज की टैक्सी के इंतजार से सच में काफी इरिटेट हो चुकी हूँ मारिया। अभी पार्थो सर के यहाँ से आने में भी इतनी दिक्कत हुई मुझे। एक तो इन टैक्सी वालों के नखरे भी ना कुछ कम नहीं होते। इन्हें जहाँ जाने के लिए बोलो वहां तो इन्हें जाना नहीं होता, फिर पता नहीं टैक्सी क्यों लेकर खड़े रहते हैं। मारिया ने उसे इस तरह झुंझुलाते हुए देखा तो बोली, सॉरी मैम, वो बस सही आदमी ढूंढने की वजह से इतना टाइम लग रहा है। कहते हुए मारिया उसके लिए कॉफी लाने के लिए किचन में चली गई, जबकि लैला का दिमाग तेजी से सिर्फ इसी बारे में सोच रहा था, आखिर एक बढ़िया से ड्राइवर का इंतजाम कहाँ से किया जाए। सोचते हुए उसकी नजर सामने रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी और तभी जैसे उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने एक भी सेकंड बिना गवाए हुए फोन उठाया और सुधांशु का नंबर डायल किया। सुधांशु फोन पर लैला को पहचानते ही काफी खुश दिली से बोला, ओहो लैला मैम, आज इस नाचीज की कैसे याद आ गई? तब लैला ने उसे बताया, मुझे अर्जेंटली एक ड्राइवर की जरूरत है सुधांशु, क्या आप अपने अखबार में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिलवा सकते हैं? ये सुनकर सुधांशु ने जल्दी से कहा, अरे जरूर दिलवा सकता हूँ, आप बस अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे लिखवा दीजिए, हम लोग परसों के अखबार में आपकी ऐड दिलवा देंगे। परसों का नाम सुनकर लैला कुछ परेशान होते हुए बोली, कल के अखबार में नहीं हो सकता क्या? सुधांशु ने उसे समझाते हुए बताया, अरे मैम, कल के अखबार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब उसमें एक नया ऐड शामिल करना मुश्किल है, इसलिए अभी आपकी ऐड परसों ही आ सकेगी। लैला ने बुझे हुए मन से सुधांशु को अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवाई और फिर कहा, इसकी पेमेंट मैं कल ही आकर कर दूंगी। सुधांशु ने ओके कहकर कॉल रख दिया। तब तक मारिया कॉफी लेकर लौटी तो लैला के बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर कुछ चौंक सी गई। वो कुछ पूछती उससे पहले ही लैला ने खुश होते हुए बताया, मैंने ड्राइवर के इंतजाम के लिए बात कर ली है। उसके बाद उसने सुधांशु से की हुई बातचीत के बारे में मारिया को बताया। पूरी बात सुनकर मारिया ने भी चैन की सांस लेते हुए कहा, पता नहीं मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया, हालांकि एम्प्लॉय देखने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका था। मुझे लगता है कि इस बार आपको पक्का ड्राइवर मिल ही जाएगा। लैला ये सुनकर रिलैक्स्ड हो गई। अगले दिन सोहन सुधांशु के ऑफिस पहुंचा हुआ था। मीटिंग के बाद जब सुधांशु को रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सोहन आया हुआ है तो वो तेजी से लाउंज में चला आया और फिर उसे देखते ही बोला, कहाँ तक पहुंची है तुम्हारी तलाश सोहन, कुछ पता चला? तब सोहन ने उसे तलाश की पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं तो हिम्मत हार चुका हूँ सर, बस आपसे यही कहना आया था कि अगर आपकी तलाश में कोई बात सामने आ जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा।
सोहन की बात सुनकर सुधांशु ने एक अफसोस भरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात खत्म होने के बाद भी सोहन को इस तरह बैठा हुआ देखकर सुधांशु ने पूछा, कोई और बात करनी है? तब सोहन ने हिचकिचाते हुए बताया, वो सर, इस 3-4 दिन की तलाश में मेरे सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है, तो अब मैं बिन माँ के होने के साथ साथ बेरोजगार भी हो गया हूँ। अगर आपकी पहचान में कहीं कोई काम दिला सकते हैं तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा। ये सुनकर सुधांशु ने कुछ सोचते हुए कहा, किस तरह का काम कर लेते हो तुम? फिलहाल तो सर किसी भी तरह का काम कर लूंगा। वैसे पिछली नौकरी में वहां ड्राइविंग किया करता था। ड्राइविंग का नाम सुनते ही जैसे सुधांशु के दिमाग की बत्ती जल गई। ड्राइविंग? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे एक पहचान वाले के यहाँ एक ड्राइवर की जरूरत है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उसमें से जो कुछ भी पूरा करते हो उस पर टिक कर देना। सुधांशु की बात सुनकर सोहन की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। सुधांशु ने कुछ ही देर में उसे लैला की रिक्वायरमेंट्स वाला पेपर लाकर थमा दिया और सोहन उसे धीरे धीरे पढ़ते हुए टिक करने लगा। अभी दोनों इन सब चीजों में बिजी थे कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने आवाज देकर सुधांशु को कहा, हेलो सुधांशु सर, आपके लिए किसी का कॉल है। उसने जाकर कॉल उठाया तो दूसरी तरफ लैला थी। लैला ने उसकी हेलो की आवाज सुनते ही जल्दी से कहा, मैंने पूछने के लिए फोन किया है सुधांशु की आज की न्यूज़पेपर में तो मेरी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी ना? तब सुधांशु ने इनकार करते हुए कहा, सॉरी लैला मैम, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं छाप पाएंगे। ये सुनकर लैला ने कुछ अपसेट होते हुए कहा, अरे लेकिन अब क्या परेशानी आ गई? आपने तो कल ही आज के बारे में कहा था ना। लैला को इस तरह झुंझुलाते हुए देखकर सुधांशु ने एक हल्का सा ठहाका लगाया और फिर बोला, अरे हम आपका एडवर्टाइजमेंट इसलिए पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि हमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक आदमी मिल गया है। आप जब कहेंगी उससे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। आदमी मेरे भरोसे का है, बाकी आप मिलकर तय कर लीजिएगा। ये सुनकर लैला काफी खुश हो गई और उसने एकदम से एक्साइटमेंट में कहा, अगर वाकई में ये बंदा काम का निकला तो मैं आपकी बहुत बहुत थैंकफुल होंगी सुधांशु। तब सुधांशु ने उसे शांत करते हुए कहा, जब बंदा आपकी कसौटी पर खरा उतर जाए तब के लिए थैंक यू बचा कर रखिए लैला मैम। फिलहाल के लिए बस इतना बताइए कि मैं उसे इंटरव्यू के लिए कब भेजूं। तब लैला ने उसे शाम 5 बजे का वक्त दिया और फिर दोनों ने कॉल कट कर दी। लैला का फोन रखकर सुधांशु वापस सोहन के पास आया और बोला, मैडम से बात हो गई है, तुम्हें 5 बजे शाम को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, ठीक है? सोहन से खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने जल्दी से कहा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहन उससे एड्रेस लेकर वहां से खुशी खुशी वापस लौट आया। इधर लैला ने भी मारिया को ड्राइवर मिलने की बात के बारे में बताया तो मारिया ने कुछ फिक्र भरे अंदाज में कहा, मैम वो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन बीच में सुधांशु की बात है तो मैं ये कहूंगी कि सोच समझकर फैसला लीजिएगा। रिपोर्टर्स का कुछ भी पता नहीं चलता ना, मदद करने का बोलकर कहीं अपना भेड़िया ना टिका दे आपके आसपास। मारिया की बात सुनकर अब लैला को भी टेंशन सी होने लगी थी। कहीं मारिया का शक सही निकला तो फिर वो क्या करेगी? इसी उधेड़-बुन में लैला शूटिंग के लिए निकल गई थी। क्या सोहन से पहचान होने के बाद भी लैला उसे सुधांशु के रेफरेंस से आने की वजह से मना कर देगी काम देने से? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।